नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th साइंस चैप्टर 2 दैट इज़ एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। मेरा नाम है दीपक और मैं आप सभी के सामने यह चैप्टर रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ। बेटा, इससे पहले मैंने एनसीईआरटी ऑलरेडी डिस्कस करके अपलोड भी कर दी है। एक बार आप एनसीईआरटी देखो, उसके बाद आप सपोर्टिंग मटेरियल पे आ जाओ। ये सपोर्टिंग मटेरियल की सीरीज़ है, एनसीईआरटी की सीरीज़ अलग है। उसमें मैंने पार्ट वाइज आपको अच्छी तरीके से चीज़ें समझाई है, डिटेल से समझाई है। ये एक शॉर्ट में आपको तुरंत रिवीजन, क्विक रिवीजन के लिए आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। सबसे पहले हम जानेंगे एसिड के बारे में। तो एसिड क्या होता है? तो एसिड की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, उसके बारे में हम जान लेते हैं। जैसे एसिड क्या होता है, खट्टे होते हैं टेस्ट में, है ना। और इसमें जो ये क्या करते हैं, ये दे टर्न ब्लू लिटमस सॉल्यूशन टू रेड। देखो, जो ब्लू लिटमस होता है ना, अगर उस पर आप एसिड डालोगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसमें ब्लू लिटमस टर्न टू रेड, ये आपको ध्यान में रखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ये बड़े बड़े एग्जामों में भी पूछा जाता है बेटा। तो जब कोई भी ब्लू लिटमस पेपर पे आप, कोई भी ब्लू लिटमस पेपर हो या सॉल्यूशन हो, उस पर आप एसिड डालते हो तो किस में टर्न हो जाता है? रेड में। ये आपको ध्यान में रखना है। अब ये हमें H+ आयंस देते हैं इन एक्वा सॉल्यूशन, ये भी ध्यान में रखना है। ये H+ आयंस देते हैं। और ये द टर्म एसिड हैज़ बिन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड, ये कहाँ से आई है? लैटिन वर्ड जिसका मतलब है एसिडस, विच मीन्स सार, जिसका मतलब ही क्या होता है? खट्टा। तो ये आपको पता चल गया बेटा, ये एक लैटिन वर्ड है। कुछ एसिड्स के बारे में एग्जांपल देखते हैं। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, वीक एसिड होते हैं, कंसनट्रेटेड एसिड होते हैं, डाइल्यूट एसिड होते हैं। ये कंसनट्रेटेड क्या होते हैं, डाइल्यूट क्या होते हैं, वो भी मैं आपको अच्छी तरीके से समझा देता हूँ। स्ट्रॉन्ग एसिड के कुछ एग्जांपल दिए हुए, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड H2SO4, HNO3, है ना। और वीक एसिड के जैसे ये मिथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ये सारे वीक एसिड हैं। कंसनट्रेटेड एसिड मतलब जिसमें एसिड की जो वैल्यू है ना, जो वो है क्या? ज़्यादा है। हैविंग मोर अमाउंट ऑफ एसिड लेस अमाउंट ऑफ वाटर, जिसमें एसिड की वैल्यू ज़्यादा होती है और वाटर की वैल्यू कम होती है, उसे हम बोलते हैं एसिड, कंसनट्रेटेड एसिड। और डाइल्यूट एसिड में क्या होता है? इसका अपोजिट, जिसमें वाटर की वैल्यू तो ज़्यादा होती है लेकिन एसिड की वैल्यू क्या होती है? कम होती है। जैसे 2 ड्रॉप आपने एसिड के डाले तो 10 ड्रॉप आपने किसके डाल दिए? वाटर के। तो ये क्या हो गया आपका? डाइल्यूट एसिड। तो ये आपको क्लियर हो गया, कंसनट्रेटेड और डाइल्यूट एसिड। तो ये आपको चीज़ें क्लियर हो गई। स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, आपने एसिड के बारे में अच्छी तरीके से समझ लिया। कोई भी आपसे एसिड के बारे में पूछे तो आपको यही पॉइंट बता देना है बेटा। तो अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ बेसिस पे। अब हमने एसिड के बारे में अच्छी तरीके से डिस्कस कर लिया, अब बेस के बारे में जानते हैं हम। तो बेस क्या होता है बेटा? ये वो खट्टे होते थे और ये क्या होते हैं? कड़वे होते हैं। और ये टच करने पे सोपी जैसा इनका टच होता है। सोपी मतलब जैसे साबुन फिसलते हैं ना, वैसे इनका भी टच होता है। और ये रेड लिटमस से, अब वो ब्लू से रेड में जाता था, ये रेड से ब्लू में जाएगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन, बड़े बड़े एग्जामों में पूछे जाने वाला क्वेश्चन, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता दिया है। तो दे टर्न रेड लिटमस सॉल्यूशन टू ब्लू लिटमस, मतलब कि कोई रेड लिटमस सॉल्यूशन है, उसमें आपने अगर बेस डाला तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। वो H+ आयंस देते थे और ये कौन से आयन दे रहे हैं? OH- आयंस। इसमें एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन वो होते हैं बेटा जो सॉल्यूशन पानी से बनते हैं ना, उसे हम बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन। अब जैसे उसमें हमने देखा था कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, वैसे इसमें भी क्या होगा? स्ट्रॉन्ग बेस होंगे और वीक बेस होंगे। तो स्ट्रॉन्ग बेस में क्या आते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको हम स्लैग लाइम भी बोलते हैं, जैसे कि हमने पहले चैप्टर में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। और एक वीक एसिड होता है NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये आपको ध्यान में रखना है बेटा। कुछ इनके नाम भी जो मैं बोलता हूँ ना, जैसे इसका नाम मैंने बोला अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो आपको ये ध्यान में रखना है। एक अल्कली टर्म आपको पता होनी चाहिए। दीज आर द बेसिस विच आर सोल्यूबल इन वाटर। अल्कली क्या होते हैं? ये एक बेस है जो कि वाटर में सोल्यूबल है। जैसे एग्जांपल इसके दिए हुए सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये अल्कली बेस ही होते हैं, लेकिन ये वाटर में क्या होते हैं? सोल्यूबल होते हैं। तो इन्हें ही हम बोलते हैं अल्कलीज। तो ये आपको पता चल गया अल्कलीज होते क्या है। अल्कली का मतलब आपको पता चल गया, अल्कली क्या है? कुछ बेस ही है बेटा, बस आपको इतना ध्यान में रखना है। अब सॉल्ट को हम जानने की कोशिश करते हैं। दीज आर द कंपाउंड फॉर्म फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। कुछ रिएक्शंस होते हैं जो एसिड और बेस के बीच में जो होते हैं, और वो क्या बना दें? जैसे एसिड प्लस बेस आपस में रिएक्ट करेंगे और क्या बना देंगे? एक सॉल्ट बना देंगे, ये कंपाउंड बना देंगे। तो ये क्या बन जाएगा? आपका सॉल्ट बन जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के इन्होंने सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड दे रखा है।
अब जैसे कि मैंने एनसीईआरटी में अच्छी तरीके से आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इंडिकेटर्स समझाए हैं, वैसे यहाँ पे भी इन्होंने कुछ इंडिकेटर्स दिए हुए हैं। कुछ इंडिकेटर्स मैंने बताया डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे नेचुरल होते हैं, सिंथेटिक होते हैं, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स होते हैं। तो हम नेचुरल इंडिकेटर के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। जैसे देखो ये नेचर में पाए जाते हैं, जैसे प्लांट में से निकलते हैं। जैसे इसका एग्जांपल दे रखा है लिटमस, रेड कैबिज लीव्स, मतलब कैबिज लीफ जो होते हैं ना उसके पत्ते, फिर उसके बाद फ्लावर ऑफ हाइड्रोजिना प्लांट, और फिर हाइड्रोजिना प्लांट के फ्लावर, फिर उसके बाद टर्मरिक। ये आपको ध्यान में रखना है बेटा, नेचुरल इंडिकेटर हैं, ये आपको बेटा पता होना चाहिए नेचुरल इंडिकेटर कौन कौन से हैं। तो लिटमस, गोभी के पत्ते के गोभी का पत्ता, फिर उसके बाद हाइड्रोजिनिया प्लांट है उसका फ्लावर, फिर टर्मरिक, ये क्या है आपके, ये आपके नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। अब हम आ जाते हैं सिंथेटिक जो हम बनाते हैं, तो दे आर द केमिकल सब्सटेंस। दीज ये क्या है, सारे केमिकल सब्सटेंस हैं। जैसे कि हमने मिथाइल ऑरेंज और फिनप्थलीन, इसका बेटा बहुत वो डिस्कशन होगा, तो आपको पता होना चाहिए मिथाइल ऑरेंज एंड फिनप्थलीन ये क्या है आपके सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं। अब कुछ आ जाते हैं हम ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। दीज सब्सटेंस हैविंग डिफरेंट ऑर्डर इन एसिड एंड बेसिस, इनमें अलग अलग ऑर्डर देखने को मिलेंगे, उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। तो ये हमने डिस्कशन कर लिया 3 टाइप के हमें इंडिकेटर्स। ऑर्डर मतलब होता है स्मेल बेटा, आपको ध्यान में रखना है। तो 3 टाइप के हमने ये इंडिकेटर्स डिस्कस किए, जैसे नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर और ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ये तीनों इंडिकेटर्स हमने अच्छी तरीके से डिस्कशन कर लिए हैं। जैसे इन्होंने कुछ इनकी रिएक्शंस भी बताया हुआ है। लिटमस में क्या होता है, अगर आप उसमें एसिडिक सॉल्यूशन होगा, कलर इन एसिडिक सॉल्यूशन, तो रेड कलर में होगा। अगर उसमें बेसिक सॉल्यूशन होगा तो वो ब्लू कलर में होगा। अगर हम इसमें एसिड डालेंगे तो कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब जो जो कैबेज होता है ना, उसके पत्ते पे आप एसिड डालोगे ना तो क्या हो जाएगा, वो रेड कलर में रहेगा। बेस डालोगे तो कैसे रहेगा, ग्रीन कलर में रहेगा। और जो फ्लावर होता है हाइड्रोजिनिया प्लांट का, उसके पत्ते पे अगर एसिड डालते हो तो ब्लू होता है, और अगर बेसिक होगा तो पिंक होगा। तो ये आपको कलर भी बेटा बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है, बहुत ही पूछा जाता है ये क्वेश्चन भी। तो टर्मरिक में क्या होता है, कोई कलर का चेंज नहीं देखने को मिलेगा अगर एसिड डालोगे। और रेड डालोगे तो उसमें क्या होगा, बेस डालोगे तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, रेड कलर का हो जाएगा। तो अब हम आ जाते हैं आगे, थोड़ा और डिस्कशन करते हैं। अब हमने नेचुरल इंडिकेटर के बारे में पढ़ लिया। अब हम आ जाते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर में मैंने 2 आपको इंडिकेटर बताए, एक फिनप्थलीन और एक मिथाइल ऑरेंज। अब फिनप्थलीन में आप एसिड डालोगे तो कैसा हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा, और बेस डालोगे तो आप क्या हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। तो आपको बेटा ये ध्यान रखना है कलर कैसा हो रहा है, यही आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मिथाइल ऑरेंज में आपने अगर एसिड डाला है तो वो कैसा रहेगा, रेड रहेगा, और अगर बेस होगा उसमें तो वो कैसा हो जाएगा, येलो हो जाएगा। अब ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, इसमें हम देखते हैं ओनियंस, वेनिला एसेंस और क्लोव ऑयल मतलब लौंग का तेल है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक स्मेल, और इसमें कोई स्मेल आएगी नहीं। अगर एसिड डालोगे तो इसमें स्मेल आएगी, और इसमें कुछ अलग तरीके की स्मेल आएगी, और इसमें स्मेल नहीं आएगी। वेनिला में अगर आप एसिड डालते हो तो इसमें कौन सी रिटेन्स इट्स स्मेल, और इसमें कोई स्मेल नहीं आएगी। और क्लोव ऑयल में भी सेम का सेम, इसमें लॉसेस स्मेल इसमें क्या हो जाएगी, ख़त्म होती चली जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी इंडिकेटर्स के बारे में। तो आपको इंडिकेटर्स बेटा पता होना चाहिए। 3 टाइप के इंडिकेटर्स मैंने बताया आपके, नेचुरल, सिंथेटिक और ऑल्फैक्टरी। तो इनको हमने अच्छी तरीके से समझ लिया, ये एसिड और बेस को रिकग्नाइज करते हैं, ये हमारी चीज़ें पता चल गई। अब हम आ जाते हैं आगे, कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एसिड एंड बेस। कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, और उनके रिएक्शंस के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम जानने की कोशिश करते हैं, जैसे एसिड है और बेस है। एसिड को अगर मैंने मेटल के साथ रिएक्ट किया तो वो कैसा बनेगा, सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस उसमें से निकलेगी। ये आपको ध्यान में रखना है। एग्जाम्पल के लिए इन्होंने दिया है एसिड 2HCl, और मेटल क्या है आपका, जिंक। इन दोनों को आपस में रिएक्ट किया तो ये सोल्ट बना, जिंक क्लोराइड और H2 गैस। अब देखो सोल्ट ऐसा नहीं है एक ही सोल्ट है जो आप खाते हो ना, ये कॉमन सोल्ट होता है ना, इसे हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। तो सोल्ट बहुत टाइप के होते हैं, सोल्ट का कोई टेस्ट नहीं होता, सोल्ट का कैसा भी टेस्ट हो सकता है। तो आपको ध्यान में रखना है। जैसे एसिड को मैंने मेटल के साथ रिएक्ट किया तो हमें क्या मिला बेटा, सोल्ट प्लस हाइड्रोजन। वहीं अगर बेस को मैंने मेटल के साथ रिएक्ट किया तो उसमें भी सोल्ट प्लस हाइड्रोजन ही हमें देखने को मिलता है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड को मैंने जिंक के साथ रिएक्ट किया तो मेरे को मिला सोडियम जिंकेट, और हाइड्रोजन गैस आपकी रिलीज हो। ये आपको ध्यान में रखना है। हाइड्रोजन गैस रिलीज्ड कैन बी
टेस्टेड बाय द ब्रिंगिंग बर्निंग कैंडल। अब देखो, जब हाइड्रोजन गैस जो रिलीज़ होती है ना, तो उसको हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं कि उसमें से हाइड्रोजन गैस निकल रही है कि नहीं निकल रही है। अगर गैस निकलेगी तो उसको एक बर्निंग कैंडल लेके आओ गैस के पास, तो जब वो गैस के जो बर्निंग जो फ्लेम है ना, आपकी मोमबत्ती जो जल रही है, उसके पास जैसी गैस आएगी ना, तो वो पॉप का साउंड करेगी। तो ये आपको टेस्टिंग है, तो ये आप इजीली बता सकते हो। ये आपने देख लिया, तो पॉप साउंड यहाँ पे निकल रहा है, ये आपको पता चल गया। अब ये चीज़ें बेटा पता चल गई। आप हाइड्रोजन गैस कभी भी किसी बेस को या मेटल को रिएक्ट कर रहे हो, किसके साथ, मेटल के साथ, बेस या एसिड को किसी मेटल के साथ रिएक्ट कर रहे हो ना, अगर उसमें से हाइड्रोजन गैस निकल रही है, तो हाइड्रोजन गैस निकल रही है कि नहीं निकल रही है, कैसे टेस्ट करोगे? मैंने बताया कैंडल के थ्रू, बर्निंग कैंडल के थ्रू। आप गैस जब उससे टच होगी तो वो कैसी साउंड प्रोड्यूस करेगी? पॉप साउंड प्रोड्यूस करेगी। तो ये चीज़ें हमने जान ली। अब रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट। अभी तक हमने रिएक्शन किसके साथ देखा? मेटल के साथ देखा। अब हम देखेंगे मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब एसिड जब रिएक्ट करता है मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, तो आपका क्या मिलता है? सॉल्ट मिलता है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है, प्लस ये H2O वाटर मॉलिक्यूल निकलता है। जैसे इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है, आपने एक एसिड लिया HCl, उसको सोडियम कार्बोनेट के साथ क्या कर दिया? रिएक्ट किया। ये सोडियम कार्बोनेट है बेटा, ध्यान में रखना। तो आपका क्या बना? सोल्ट बना, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O, ये आपका निकला। तो वैसे ही HCl को आपने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ जब रिएक्ट किया, तो आपने देखा सोडियम क्लोराइड मिला और कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O। तो दोनों का सेम ही रिएक्शन आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे। तो आपको पता चल गया जब एसिड किसके साथ रिएक्ट होता है? मेटल कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट। बेटा ये रिएक्शन आपको ध्यान में रखनी है। तो CO2 कैन बी टेस्टेड बाय द पासिंग थ्रू द लाइम वाटर। अब CO2 रिलीज हो रही है कि नहीं हो रही है, तो इसको हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं? लाइम वाटर के थ्रू। तो आपसे यही पूछेंगे बेटा, CO2 को हम कैसे चेक कर सकते हैं? तो लाइम वाटर के थ्रू। इसको मैंने डिटेल से आपकी NCERT में और अच्छी तरीके से समझाया हुआ है, तो प्लीज़ इसको भी आप देखेंगे तो आपको चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आएगी। अब जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को मैं रिएक्ट कर रहा हूँ किसके साथ? CO2 के साथ। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बेटा हम क्या बोलते हैं? स्लैग्ड लाइम, मैंने आपको बताया था। अब स्लैग्ड लाइम को मैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करूँगा तो मेरा क्या बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट एंड H2O। लाइम वाटर टर्न टू मिल्की। अब लाइम वाटर किस में टर्न हो गया? मिल्की में। तो ये लाइम वाटर है ना, स्लैग्ड लाइम वाटर, और इसके CO2 के साथ रिएक्ट किया तो किस में टर्न हो जाएगा? टर्न इनटू मिल्की। तो ये आपको क्लियर हो गया बेटा। व्हेन एक्सेस CO2 इज पास, जब मैंने यही बताया ना, लाइम वाटर जब स्लैग्ड लाइम वाटर है, इसमें से CO2 पास होगी तो कैसा बन जाएगा? मिल्की बन जाएगा। ये आपको क्लियर हो गया बेटा। तो अब हम कैल्शियम कार्बोनेट को रिएक्ट कर रहे हैं किसके साथ? कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन के साथ। तो हमें क्या देखने को मिलेगा? जो इसकी मिल्कीनेस है ना, वो डिसअपियर हो जाएगी, क्योंकि इसमें वाटर भी ऐड हो गया ना। अभी तक इसमें क्या था? वाटर ऐड नहीं था। तो अब कैल्शियम कार्बोनेट को आपने किसके साथ रिएक्ट कर दिया? CO2 के साथ और वाटर के साथ। तो आपका क्या हो गया? कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो बना, उसमें मिल्कीनेस आपकी नहीं मिलेगी आपको। तो आपसे पूछेंगे बेटा मिल्कीनेस कब नहीं मिलेगी, तो आप इजीली बता सकते हो ये रिएक्शन। तो अब हम आ जाते हैं, जब बेस रिएक्ट करता है किसके साथ? मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो बेस इनके साथ रिएक्ट करेगा तो कोई रिएक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगी। ये आपको ध्यान में रखना है बेटा। जब बेस रिएक्ट करता है किसके साथ? मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, तो कोई रिएक्शन आपको देखने को नहीं मिलती है बेटा। तो अब हम आ जाते हैं आगे, रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसिस विद ईच अदर। अब मान लो एसिड और बेस को ही मैंने आपस में रिएक्ट कर दिया, तो मुझे क्या मिलेगा? सॉल्ट प्लस वाटर। ये आपको ध्यान में रखना है बेटा। जब भी आप एसिड और बेस को आपस में रिएक्ट करते हो ना, तो आपको क्या मिलता है? सॉल्ट प्लस वाटर। ये आपको ध्यान में रखना है। वाटर मतलब H2O। ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई। एक होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है बेटा? रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस इज कॉल्ड एज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मतलब जब मैंने एसिड को बेस के साथ रिएक्ट किया, तो इसी रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में मतलब ये अपना एसिडिक रहेगा ना बेसिक रहेगा, ये न्यूट्रल हो जाएगा। तो इसीलिए हमने इसे बोला न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो जैसे सोडियम हाइड्रोजन क्लोराइड को मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा हूँ, तो मेरा क्या बन गया? सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। मतलब ये एसिड था और ये बेस था, हमें क्या मिला? सॉल्ट प्लस वाटर। ये सारी चीज़ें हो गई। अब पूछो, जैसे मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड
स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस के बारे में आपको अच्छी तरीके से बताया था। अब स्ट्रॉन्ग एसिड को मैं वीक बेस के साथ रिएक्ट करूँगा तो हमारा ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे एसिड कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, तो इस एसिडिक सॉल्ट बनेगा हमारा। जब बेस हमारा स्ट्रॉन्ग होगा तो बेसिक सॉल्ट बनेगा हमारा। तो यही चीज़ इन्होंने बताई हुई है। तो यहाँ पे एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग है, तो एसिडिक सॉल्ट बनेगा आपका, और वाटर तो निकलेगा ही निकलेगा। अब वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो बेसिक सॉल्ट बनेगा, ऑब्वियसली बात है। अब दोनों ही स्ट्रॉन्ग है तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल रिएक्शन हो जाएगा। अब दोनों ही वीक है तो भी क्या हो जाएगा, न्यूट्रल रिएक्शन हो जाएगा। एक जो स्ट्रॉन्ग होगा उसी की तरफ का रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, आपको ध्यान में रखना है। अब रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड। अब मेटेलिक ऑक्साइड अगर एसिड के साथ रिएक्ट होगा तो आपको क्या मिलेगा देखने को, ये भी हम जानने की कोशिश करते हैं। अगर मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं ना, वो कैसे होते हैं, बेसिक इन नेचर में होते हैं। आपको कोई भी पूछेंगे मेटेलिक ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है, तो आप सिंपल बताओगे बेसिक नेचर होता है मेटेलिक ऑक्साइड का। तो अब कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये सारे क्या हैं, बेसिक ऑक्साइड है ना। तो मेटल ऑक्साइड अगर एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो आपको सिंपल क्या मिलेगा, सॉल्ट प्लस वाटर, क्योंकि ये क्या होते हैं, बेसिक होते हैं ना। तो अब ये देखो कैल्शियम ऑक्साइड 2HCl एसिड के साथ रिएक्ट किया तो हमें क्या मिल गया, सॉल्ट प्लस वाटर, कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर। तो ये आपको देखने को मिल गया बेटा। अब आपने काफ़ी कुछ चीज़ें समझ ली हैं बेटा। अब हम आगे और आते हैं, थोड़ा और डिस्कशन करते हैं, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस। अब यहाँ पे हमने मेटेलिक ऑक्साइड की बात करी थी। मेटेलिक ऑक्साइड तो कैसे होते हैं, बेसिक इन नेचर में होते हैं, है ना। अब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं ना, वो कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं। मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं आपके बेसिक होते हैं, और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं वो आपके एसिडिक होते हैं। ये आपको बेटा पता होना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब सेम चीज़ यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगी, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड अगर बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट प्लस वाटर ही देखने को मिलेगा ना, क्योंकि ये एसिडिक है और ये बेस है। तो जब भी एसिडिक और बेस मिलते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, जहाँ पे सॉल्ट प्लस वाटर हमें देखने को मिलता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर, ये भी क्या है, एक हमारा सॉल्ट ही है। तो अब हमने रिएक्शन देखी, रिएक्शन ऑफ एसिड कहाँ कहाँ पे, किसके साथ, मेटल कार्बोनेट के साथ, तो हमें क्या मिला, सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। फिर हमने एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ देखी तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन हमें देखने को मिला। फिर हमने रिएक्शन देखी एसिड की किसके साथ, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, तो सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर देखने को मिला आपको। फिर हमने एसिड और मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन देखी। मेटल ऑक्साइड कैसा होता है, बेसिक होता है नेचर में, तो सॉल्ट प्लस वाटर ही हमें देखने को मिला। फिर हमने एसिड की रिएक्शन सिंपल बेस के साथ करी तो हमने देखा सॉल्ट प्लस वाटर मॉलिक्यूल देखने को मिला। तो सारी रिएक्शंस हमने देखी। अब हम देखेंगे बेस की रिएक्शन जो हो रही है मेटल के साथ, बेस की रिएक्शन मेटल के साथ हो रही है तो हमें क्या देखने को मिलता है, सिंपल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। अगर मेटल कार्बोनेट के साथ तो हमने देखा कोई रिएक्शन नहीं है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ भी कोई रिएक्शन नहीं है। किसकी, बेस की ध्यान में रखना। तो बेस है जो मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कोई रिएक्शन नहीं कर रहा है। अगर बेस की मैं एसिड के साथ रिएक्शन करूँगा तो कैसी बन जाएगी, सॉल्ट प्लस वाटर। अगर बेस की मैं मेटेलिक ऑक्साइड के साथ, मेटेलिक ऑक्साइड कैसे होते हैं बेटा, एसिडिक होते हैं, तो इनकी रिएक्शन करूँगा तो सॉल्ट प्लस वाटर ही आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली, सारे रिएक्शंस हमने काफ़ी रिएक्शंस देखे एसिड और बेस के अलग अलग तरीके से, मेटल के साथ मेटल ऑक्साइड, और फिर मेटल कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, है ना, और आपस में एसिड बेस को रिएक्शन किया। तो ये सारी रिएक्शंस हमने देखी। व्हाट डू ऑल एसिड एंड बेस हैव इन कॉमन, इनके दोनों के बीच में कॉमन क्या है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। जो एसिड्स होते हैं ना वो हमेशा क्या होते हैं, इनमें H+ आयंस क्या होते हैं, कॉमन होते हैं सभी एसिड्स में, है ना। एसिड्स प्रोड्यूस H+ आयन सॉल्यूशन इन विच रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एसिडिक प्रॉपर्टीज, क्योंकि H+ आयन रिलीज करते हैं क्योंकि ये कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं। और जब जो सभी बेसिस में हमें देखने को मिलता है वो OH- ये क्या होते हैं, इनमें कॉमन देखने को मिलते हैं, जिसे हम बोलते हैं हाइड्रोक्सिल आयन। और अब ऑल एसिड्स मैंने बताया H+ आयन्स, ऑल बेस OH- आयन, हाइड्रोक्सिल आयन, ये सारी चीज़ें हमने देखी, इनमें ये क्या है, कॉमन है, कॉमन हमें देखने को मिलता है। अब थोड़ा और हम जानने की कोशिश करते हैं। अब एसिड और बेस इन वाटर सॉल्यूशन। अब एसिड प्रोड्यूसेस H+ आयन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, ये तो मैंने बताया आपको, ये क्या करते हैं, H+ आयन ही रिलीज करते हैं। तो H+ आयन कैनॉट एग्जिस्ट अलोन, तो H+ जो आयन्स होते हैं ना वो अलोन एग्जिस्ट नहीं कर सकते।
तो उनको एग्जिस्ट एज अ हाइड्रोनियम आयन H3O+, ये इस तरीके से एग्जिस्ट करते हैं। जैसे हमने देखा, अगर आप एसिड डालते हो तो क्या हो जाते हैं, H+ H2O, इसके साथ रिएक्ट करेंगे तो आपको क्या बन जाएंगे, हाइड्रोनियम आयन। और फिर जब आप पानी में, जब वाटर में जब एसिड डालते हो ना, तो ये हाइड्रोनियम आयन प्लस Cl-, तो ये आपको देखने को मिला जब एसिड रिएक्ट होते हैं किसके साथ, वाटर के साथ। अब हम देखेंगे जब बेस डिजोल्व इन वाटर तो क्या देते हैं वो, OH- आयन। जैसे आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में डाला तो आपको देखने को मिलेगा Na+ और OH- क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। वैसे ही मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में, जब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक बेस है, इसको आप वाटर में डिजोल्व करोगे तो Mg2+ और 2OH- ये क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपने देखी। अब हम थोड़ा और आगे आ जाते हैं और थोड़ा डिटेल से डिस्कशन करने की कोशिश करते हैं। देखो, बेसिस सोल्यूबल इन वाटर आर कॉल्ड अल्कली। बेसिस जो सोल्यूबल होते हैं वाटर में वो कैसे होते हैं, अल्कली। जैसे कि मैंने पीछे आपको ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है, जो भी बेसिस वाटर में सोल्यूबल होते हैं उसे हम बोलते हैं अल्कली। तो ये बेटा आपको क्लियर हो गई लाइन। आपसे पूछेंगे अल्कली बेस कौन होते हैं, जो वाटर में सोल्यूबल होते हैं। तो वाइल ड्यूरिंग डाइल्यूटिंग एसिड it is recommended that acid should be added to water, not water to acid, because the process of dissolving an acid or a base water is highly exothermic reaction। अब मैं आपको इसको सिंपल तरीके से समझाता हूँ बेटा। आपको रिकमेंड किया जाता है कि आप वाटर के अंदर क्या डालें, एसिड डालें, है ना कि आप एसिड के अंदर वाटर डालें। क्यों, अगर जब आप एसिड के अंदर वाटर के अंदर एसिड डालते हो ना, तो क्या होती है, हाईली क्या आती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो अब जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा तो वाटर के अंदर एसिड डाल रहे हो तो ठीक है, तो इतनी एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं होगी। लेकिन आपने उल्टा किया तो बहुत ही ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, जिसकी वजह से खूब हीट एनर्जी जो है ना वो बाहर आएगी। हीट बहुत ज़्यादा जनरेट होगी। इसकी वजह से आपको क्या हो सकता है, देखो आपकी स्किन बन सकती है, बर्न हो सकती है, कंटेनर भी फट सकता है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट उसमें से निकल रही है। ये सारी चीज़ें आपने समझ ली। अब एडिंग वाटर टू द एसिड। अब एडिंग वाटर टू द एसिड, वाटर में एसिड नहीं डालना है तो कॉजेज अ मिक्सचर ऑफ स्प्लैश आउट। मैंने यही बताया ना, क्या हो जाएगा, ये फट सकता है। और ब्रेकिंग द ग्लास कंटेनर, और जो स्प्लैश आउट मतलब ये बाहर आएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी जिसकी वजह से आपकी स्किन वगैरह सब जल सकती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो आपको क्या करना है, हमेशा वाटर के अंदर ही एसिड डालना है, थोड़ा थोड़ा करके, ड्रॉप डालना है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। मिक्सिंग एन एसिड और बेस विथ H2 रिजल्ट इन डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस। मतलब आप क्या कर रहे हो, एसिड, अगर आप एसिड में देखो, मिक्सिंग ऑफ एसिड और अ बेस विद H2O रिजल्ट इन डिक्रीज इन कंसंट्रेशन आयन। मतलब क्या हो रहा है, मान लो एसिड आपने वाटर में डाला तो जो इसका कंसंट्रेशन है ना एसिड का, वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज होता चला जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है बेटा। जब भी आप, मतलब अभी इस समय एसिड है, आप इसको पानी में डाल रहे हो तो ये हाईली कंसनट्रेटेड है, लेकिन जब इसको पानी में डालोगे ना तो इसका कंसंट्रेशन लेवल क्या हो जाएगा, कम होता चला जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। और इसी को हम बोलते हैं डाइल्यूशन। ये आपको समझ में आ गया बेटा। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस, इसको हम जानने की कोशिश करेंगे, कौन कितना पक्का एसिड है, कौन कितना पक्का बेस है, कौन कितना मजबूत है, ये जानने की कोशिश करेंगे। तो हम कुछ यूनिवर्सल इंडिकेटर्स लेते हैं, तो उसके ऊपर से हम जान सकते हैं कि कौन कितना स्ट्रॉन्ग है, कौन सा एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है, कौन सा बेस कितना स्ट्रॉन्ग है। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। ये होते क्या है, यूनिवर्सल इंडिकेटर इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है, ये मिक्सचर है, कुछ 2-3 इंडिकेटर को, बहुत सारे इंडिकेटर्स या 2-3 से ज़्यादा इंडिकेटर्स मिलाते हैं ना, तो उसे हम बोलते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। इट शोज द डिफरेंट कलर एट डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयंस इन द सॉल्यूशन। तो ये, अब इसमें मान लो ये एसिड कितना है, अगर मान लो एसिड थोड़ा है तो अलग कलर दिखाएगा, थोड़ा ज़्यादा है तो अलग कलर दिखाएगा, मतलब अलग अलग लेवल पे अलग अलग कलर आपको देखने को मिलेगा। तो ये होता है आपका यूनिवर्सल इंडिकेटर। ये आपको क्लियर हो गया बेटा? नहीं क्लियर हुआ तो एक बार और बता देता हूँ। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, कुछ इंडिकेटर का मिक्सचर होता है। अब मान लो इस सॉल्यूशन में कितना एसिड है वो कैसे पता चलेगा, तो कम एसिड होगा तो अलग कलर होगा, थोड़ा ज़्यादा एसिड होगा तो अलग कलर होगा, और थोड़ा ज़्यादा एसिड होगा तो अलग कलर होगा, मतलब अलग अलग कलर आपको अलग अलग एसिडिक लेवल पे देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं पीएच स्केल की।
पीएच स्केल किसके लिए यूज होता है, किसको मेजर करने के लिए, H प्लस आयंस कंसनट्रेशन इन अ सॉल्यूशन। कि पीएच स्केल में क्या मेजर करते हैं हम, H प्लस आयंस कोई भी पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कितना है वो हम पता कर सकते हैं। P इन पीएच स्टैंड फॉर पोटेंस, जर्मन वर्ड्स विच मीन्स पावर। पीएच में जो पी है ना वो इसका मतलब होता है पोटेंस, इसका जर्मनी में ये नाम है, इसका मतलब होता है पावर। तो ये आपको पता चल गया। इसमें हम क्या करते हैं पीएच स्केल में कि H प्लस आयन किस में कितना ज़्यादा है वो हम पता कर सकते हैं। कौन से सॉल्यूशन में कौन से जो H कंसनट्रेशन है कितना है किसका वो हम पता कर सकते हैं। कौन सा ज़्यादा एसिडिक है कौन सा कम एसिडिक है वो हम पीएच स्केल से पता कर सकते हैं। तो ये भी एक टाइप का यूनिवर्सल इंडिकेटर ही है। तो हम जैसे पीएच के अगर पीएच 7 है तो आपका क्या होगा, जो न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा। अगर पीएच 7 से कम है तो सॉल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक सॉल्यूशन होगा। अगर पीएच 7 से ज़्यादा है तो आपका सॉल्यूशन कैसा होगा, बेसिक होगा। तो यहाँ पे देखो स्ट्रॉन्ग एसिड, क्योंकि यहाँ पे पीएच का लेवल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और यहाँ पे पीएच का लेवल क्या हो रहा है, कम होता चला जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वीक एसिड। जितना ज़्यादा पीएच H प्लस आयन बढ़ता चला जाएगा है ना, तो क्या होगा, आपका कंसनट्रेशन भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा और स्ट्रॉन्ग एसिड बन जाएगा। और यहाँ पे जितना ही H प्लस आयन कम होता चला जाएगा आपका, वो क्या हो जाएगा, वीक एसिड के नाम से जाना जाएगा। जैसे एग्जांपल इन्होंने दिए हुए स्ट्रॉन्ग एसिड के नाम पे, जैसे हमने कुछ पहले भी ऑलरेडी मैंने बता दिया था आपको। जैसे क्या है ये Cl H2SO4 HNO3 और इथेनॉइक एसिड, और फिर उसके बाद हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर ली थी। अब जैसे अब मैंने बताया आपका OH क्या होगा, बढ़ेगा तो स्ट्रॉन्ग बेस होगा, OH घटेगा तो वीक बेस होगा। तो यही चीज़ है इसका उल्टा। ये आपको क्लियर हो गया बेटा। इसको मैं अच्छी तरीके से एक डायग्राम में भी समझा देता हूँ। ये देखो यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है, अच्छी तरीके से समझाया हुआ है। देखो डाइल्यूशन एंड एसिड पीएच इंक्रीजेज। अब जितना पीएच इंक्रीज हो रहा है और डाइल्यूशन ऑफ बेस, जितना बेस का डाइल्यूशन होगा, मतलब डाइल्यूशन मतलब पानी में मिलाओगे जितना बेस, पानी के अंदर जितना बेस डालोगे तो इसका कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, डाइल्यूशन बढ़ रही है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा आपका पीएच लेवल क्या हो जाएगा, कम होता चला जाएगा। तो इसको एक सिंपल डायग्राम से हम समझने की कोशिश करते हैं, जो कि बहुत ही आसान लैंग्वेज में है। देखो बीच में क्या होता है 7, ये न्यूट्रल हो गया। अगर आपका H प्लस आयन बढ़ रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, एसिडिक इन नेचर हो जाएगा। अगर OH माइनस आयन आपका बढ़ रहा है तो ये बेसिक हो जाएगा। और अगर H प्लस आयन यहाँ पे क्या हो रहा है, इस साइड घट रहा है, और OH यहाँ पे क्या हो रहा है, घट रहा है। एक मिनट वापस से समझो, यहाँ पे H प्लस आयन आपका बढ़ रहा है और OH क्या हो रहा है, घट रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, H प्लस जो है ना वो घट रहा है और OH क्या है, बढ़ रहा है, OH माइनस। तो ये आपको ध्यान में रखना है बेटा। तो ये क्या हो जाएगा, इस साइड आपको स्ट्रॉन्ग बेसिक देखने को मिलेगा, स्ट्रॉन्ग एसिडिक देखने को मिलेगा, बीच में आपको क्या मिलेगा, आपको न्यूट्रल देखने को मिलेगा। तो ये आपको अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया पीएच स्केल। अब हम कुछ पीएच लेवल जो हमारी डेली लाइफ में है उसके बारे में भी जान लेते हैं, कितना कितना कहाँ पे हमको पीएच देखने को मिलता है, कौन सी चीज़ ज़्यादा एसिडिक है, कौन सी ज़्यादा चीज़ बेसिक है, वो भी हम जानने की कोशिश करते हैं। देखो प्लांट एंड एनिमल आर द पीएच सेंसिटिव, आवर बॉडी वर्क्स विद इन द पीएच रेंज। जो हमारी जो बॉडी होती है ना वो क्या है, 7 से 7.8 की रेंज में घूमती है। मतलब हमारी बॉडी कैसी है, न्यूट्रल है। लिटिल बिट क्या है, वो बेसिक आपको देखने को मिल रही है। व्हेन पीएच ऑफ रेन इज लेस देन 5.6, जब पीएच 5.6 से कम होता है बारिश में तो क्या हो जाती है, वो एसिड रेन कहलाती है। तो आपको ध्यान में रखना है 5.6 कम हो, इससे कम हो गया ना तो आपकी क्या हो जाएगी, एसिड रेन हो जाएगी। पीएच ऑफ द सॉइल, तो प्लांट रिक्वायर द स्पेसिफिक पीएच रेंज फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ। अब प्लांट को भी क्या होता है, जो सॉइल होती है ना उसे स्पेसिफिक पीएच लेवल चाहिए होता है, हर जगह अलग अलग होता है ये, तो तभी उससे क्या होगा, प्लांट की क्या होगी, हेल्दी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। अब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो हमारे स्टमक में भी HCl होता है, तो वो क्या होता है, एसिड होता है ना, हमारे फूड को डाइजेशन करने में मदद करता है। और ड्यूरिंग इंडिजेशन, मतलब जब हम खाना लेते हैं, स्टमक प्रोड्यूस द मोर एसिड, स्टमक उस समय क्या करता है, एसिड बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, और इसकी वजह से हमें क्या होता है, पेन भी हो सकता है और इरिटेशन भी हो सकती है जब हमारे पेट में आपको ज़्यादा एसिड निकलेगा। तो टू गेट रीड दिस पेन, हम अगर हमारे पेट में ये, आपने देखा होगा कभी कभी ज़्यादा खाना खा लोगे आप तो क्या होगा, आपके पेट में ज़्यादा वो आपको
एसिड रिलीज होने लग जाते हैं। जब ज़्यादा एसिड रिलीज होते हैं तो आपके पेट में पेन होने लग जाता है, तो उस समय आपको क्या किया जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दिया जाता है। तो वो क्या होता है, इनो का काम करता है, और उससे क्या हो जाता है, आपके पेट में एसिड निकलना बंद हो जाता है, जिससे आपका पेट क्या हो जाता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है और नॉर्मल हो जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है, माइल्ड बेस जो आपको दिया जाता है एंटा एसिड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसे इनो बोलते हैं। जो आपने देखा होगा ना, इनोलो और पूरी खाते रहो, तो ये सारी जो एडवर्टाइज है वो यहीं से ही आ रही है बेटा। तो पीएच चेंज कॉजेस आ टूथ डिके। अब टूथ डिके भी हो सकता है, आपके दांत में जो कैविटी आ जाती है, आप देखते होंगे टूथ डिके हो जाता है जब पीएच का लेवल कैसा 5.5 से कम हो जाता है, तो आपके दांत में क्या हो जाते हैं, डिके भी देखने को मिलता है, दांत सड़ने लग जाते हैं। टूथ इनेमल्स मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, जो आपके दांत जो है ना, वो कैल्शियम फॉस्फेट से बने होते हैं, जो कि हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है आपकी बॉडी में सबसे ज़्यादा। डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर, और ये वाटर में डिजॉल्व तो नहीं होता, लेकिन करोड हो जाता है अगर पीएच आपका क्या है, कम है तो। वहाँ वो पीएच मैंने बताया कितना, 5.5 से कम नहीं होना चाहिए। इसकी वजह से क्या होगा, एसिडिक ज़्यादा हो जाएगा, और आपके मुंह में क्या हो जाएंगे, बैक्टीरिया लग जाएंगे, और आपका खाना क्या हो जाएगा, आपके दांत क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। इसके लिए बोलते हैं सोने से पहले क्या करना चाहिए, हमें कुल्ला करना चाहिए या तो ब्रश करना चाहिए। तो जो कोलगेट होते हैं ना, वो बेटा बेसिक होते हैं, है ना, तो ये क्या कर देते हैं, आपके दांत को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। यूजिंग टूथपेस्ट, ये क्या होता है, जनरली बेसिक मैंने बता दिया। टूथ डिके कैन बी प्रिवेंटेड, यही तो चीज़ें मैंने बताई आपको। अब सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड प्लांट थ्रू द केमिकल वारफेयर। बीज स्टिंग लीव एन एसिड विच कॉजेज पेन एंड इरिटेशन। जो आपको बीज होती हैं, मधुमक्खीज होती हैं, वो आपको स्टिंग करती है, डंक मारती हैं, तो वो क्या रिलीज़ करती हैं, एसिड रिलीज़ करती है, जिसकी वजह से आपको क्या होता है, पेन होती है और इरिटेशन होती है और सूजन सी आ जाती है, आपने देखा होगा। यूज ऑफ द माइल्ड बेस लाइक बेकिंग सोडा स्टंग एरिया गिव रिलीफ। आप उसी समय वहाँ पे क्या करो, हल्का सा बेस लगा लो और उसको रगड़ दो। अब पानी कैसा होता है, पानी आपका न्यूट्रल होता है, हल्का सा बेसिक होता है, हल्का सा माइल्ड बेसिक होता है, तो वहाँ पे आप क्या कर दो, रगड़ दो, तो क्या हो जाएगा, आपका ये जो स्टिंग काटा है आपको, ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये आपको देखने को मिलता है। अब स्टिंगिंग हेयर ऑफ नेटल लीव्स इंजेक्ट मिथेनोइक एसिड कॉज द बर्निंग सेंसेशन और पेन। वही जब नेटल लीव्स जो आपको स्टिंग करती है, तो भी आपको क्या होता है, थोड़ा बर्निंग देखने को मिलता है। आप क्या करो, रबिंग विथ लीफ ऑफ डॉग प्लांट, तो वो भी आपको क्या हो जाएगा, सिंपल सा रिलीफ देखने को मिलेगा। मतलब क्या हो रहा है, आपको एसिड और बेस का यहाँ पे खेल चल रहा है, आपको पीएच लेवल की बात बता रहे हैं आपको। तो अब हम जान लेते हैं पीएच ऑफ सॉल्ट। स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा, तो आपका सॉल्ट कैसा हो जाएगा, सिंपल न्यूट्रल हो जाएगा। तो जैसे NaCl। अब हम जैसे देखते हैं कि सॉल्ट स्ट्रॉन्ग है और वीक बेस है, तो आपका यहीं पे देखो एसिडिक क्या है, यहाँ पे एसिड सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस आपको देखने को मिलता है। तो सॉल्ट भी कैसा होगा, एसिडिक होगा, और पीएच आपका 7 से कम देखने को मिलेगा। अगर स्ट्रॉन्ग बेस है आपका और वीक एसिड है, तो पीएच कैसा होगा, बेसिक होगा और 7 से ज़्यादा होगा, जैसे एग्जाम्पल इन्होंने दिया हुआ है। तो आपको ये सारी चीज़ें बेटा क्लियर हो गई। अब कुछ कॉमन सॉल्ट से जो मिलके बनी होती है चीज़ें, उसको भी हम जानने की कोशिश करेंगे। जैसे इन्होंने बताया केमिकल्स फ्रॉम द कॉमन सॉल्ट से जो मिलके बने हुए हैं। सबसे पहला इन्होंने बताया सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बेटा, हर बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये, आपको ध्यान में रखना बेटा। हर बार, हर साल एक ना एक तो इनमें से पूछा ही जाता है। जैसे इनके फॉर्मूले भी ध्यान में रखना है। सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब ये क्या, एक बेस ही तो है, आपने पता चला। अब रिएक्शन देखेंगे तो आपको और अच्छी तरीके से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, और बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये हम देखते हैं। और उसके बाद आप आ जाते हो वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा पे हम देखते हैं सोडियम कार्बोनेट 10 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, है ना, 10 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स आपको देखने को मिलते हैं। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस में आपको देखने को मिलता है कैल्शियम सल्फेट और हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ये आपको देखने को मिलता है। इसको मैंने अच्छी तरीके से बेटा अपने NCERT के लेक्चर में अच्छी तरीके से मैंने डिस्कशन किया हुआ है, वहाँ से भी आप इजीली समझ सकते हो चीज़ों को। तो अब हम आ जाते हैं 1 बाय 1 डिस्कशन करते हैं। जैसे मैंने बताया सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कॉमन सॉल्ट से मिलके बनता है, उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे। जैसे व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl इट डिकम्पोजेस टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। मतलब आप NaCl में से जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो तो आप क्या फॉर्म करते हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे ये देखो, ये रिएक्शन आपको दिया हुआ है।
सोडियम क्लोराइड और इसको किसके साथ रिएक्ट कर रहे हो, वाटर के साथ, तो आपको देखने को मिलेगा इसमें से इलेक्ट्रिसिटी, आपने सोडियम क्लोराइड वाटर में मिला दिया और इलेक्ट्रिसिटी पास करी, तो आपको देखने को मिलता है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन प्लस हाइड्रोजन, ये आपको देखने को मिल रहा है। ये बेटा ध्यान में रखना है कौन कौन सा प्रोडक्ट आपका निकल रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अब एनोड, दो एनोड होता है, कैथोड होता है। एनोड पॉजिटिव होता है और कैथोड क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो एनोड की साइड आपको क्लोरीन गैस देखने को मिलेगी, कैथोड की साइड आपको हाइड्रोजन गैस आपको देखने को मिलेगी। द नियर कैथोड आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको देखने को मिलेगा नियर कैथोड के पास। अब हाइड्रोजन जो गैस होती है ना, इसका यूजेस देख लेते हैं। हाइड्रोजन गैस का हम यूज़ कर लेते हैं एज अ फ्यूल, है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। और क्लोराइड जो होता है उसको हम वाटर को ट्रीटमेंट, आपने देखा होगा ना आपके घरों में जो पानी आता है उसमें क्लोरीन की गोलियां डाली जाती हैं, तो क्लोरीन का हम वाटर ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं, पीवीसी वगैरह बनाने के लिए, और सीएफसी में इसका हम यूज़ करते हैं। और HCl जो होता है उसका यूज़ किसके लिए किया जाता है बेटा, तो क्लीनिंग स्टील्स, मेडिसिन यहाँ पे यूज़ किया जाता है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, ये डीग्रीजिंग मेटल, सोप एंड पेपर मेकिंग, इन सब इंडस्ट्रीज में इनका यूज़ किया जाता है। और क्लोरीन प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड ये एक ब्लीच है, हाउस होल्ड ब्लीच फैब्रिक्स, ये सारी चीज़ें जो देखा है ना, लोग ब्लीचिंग करवाते रहते हैं, ये सारी चीज़ों में यूज़ होता है। अब हम आ जाते हैं ब्लीचिंग पाउडर पे डिस्कशन करेंगे। तो ब्लीचिंग पाउडर ये प्रोड्यूस रिएक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लैग लाइम, क्लोरीन को हमने रिएक्ट किया। अब हमने देखा पीछे सोडियम क्लोराइड को मैंने कॉमन सोल्ट को किसके, वाटर के साथ रिएक्ट किया था ना, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो उसमें से क्लोरीन निकल गया, तो इसका यूज़ किया मैंने, और उसको मैंने किसके साथ रिएक्ट कर दिया, आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर दिया, तो मेरे को क्या मिल गया, ब्लीचिंग पाउडर मिल गया और वाटर अलग हो गया। तो आपको ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला बेटा ध्यान में रखना है, CaOCl2, ये आपको ध्यान में रखना है बेटा। क्लोरीन को रिएक्ट किया मैंने किसके साथ, रिएक्ट किया मैंने स्लैग्ड लाइम के साथ, ये आपको ध्यान में रखना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब इसका यूज़ देख लेते हैं। ब्लीचिंग पाउडर कॉटन एंड लाइनन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इन जगहों पे इसका यूज़ होता है। ब्लीचिंग पाउडर वुड पल्प इन अ पेपर फैक्ट्री में भी यूज़ होता है इसका। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इन अ केमिकल इंडस्ट्री में। और डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर, ये डिसइंफेक्ट करता है किसको, ड्रिंकिंग वाटर को भी। ये आपको थोड़े इसके यूजेस भी पता होने चाहिए बेटा। अब हम आ जाते हैं बेकिंग सोडा पे बात करेंगे। अब बेकिंग सोडा जैसे इस बेकिंग सोडा का दूसरा नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये आपको ध्यान में रखना है। तो बेकिंग सोडा को हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ध्यान में रखना है बेटा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, 2 से 3 बार इसको लिख लोगे तो बेटा चीज़ें याद हो जाएंगी। जैसे सॉल्ट को आपने रिएक्ट किया किसके साथ, वाटर के साथ रिएक्ट किया आपको, और सॉल्ट को वाटर के साथ रिएक्ट करो, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और अमोनिया गैस के साथ रिएक्ट करो, तो आपको मिल जाएगा अमोनियम क्लोराइड प्लस आपको बेकिंग सोडा आपको मिल जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये आपको मिल जाएगा। इट इज़ माइल्ड नॉन कोरोसिव बेस, ये क्या होता है, माइल्ड होता है, ये कोरोसिव नहीं होता, ये आपको ध्यान में रखना है। व्हेन इट इज़ हीटेड ड्यूरिंग द कुकिंग, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करेंगे तो आपको मिलेगा सोडियम कार्बोनेट, और आपको वाटर मॉलिक्यूल और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलते हुए दिखाई देंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगर आप बेकिंग सोडा को हीट करते हो तो आपको क्या, सोडियम कार्बोनेट वहाँ पे देखने को मिलेगा और वाटर बाहर निकल जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड भी उसमें से बाहर निकलेगी। तो ये बेटा आपको क्लियर हो गया। अब हम थोड़ा और इसके यूजेस के बारे में भी जानने की कोशिश करते हैं। देखो, फॉर मेकिंग द बेकिंग पाउडर बनाने के लिए इसका यूज़ होता है। मिक्सचर ऑफ द बेकिंग सोडा एंड द टार्टरिक एसिड के बारे में अच्छी तरीके से डिस्कशन करेंगे अपने आने वाले चैप्टरों में, तो टेंशन नहीं है। तो व्हेन द बेकिंग पाउडर इज़ हीटेड, जब बेकिंग पाउडर को हीट करते हैं या मिक्स करते हैं किसके साथ, वाटर के साथ, तो कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस, जैसे हमने देखा अभी, विच कॉजेज द ब्रेड एंड केक टू राइज मेकिंग दैम सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी, जिसकी वजह से क्या होता है, जो आपकी ब्रेड होती है ना या केक होते हैं वो क्या होता है, स्पॉन्जी बनते हैं आपके, है ना। तो एन इंग्रेडिएंट इन एंटाएसिड, ये एक इंग्रेडिएंट का काम करता है किसमें, एंटाएसिड मैंने आपको बताया क्या होते हैं, बेस होते हैं ना। यूज इन अ सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, यहाँ पे आपको फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह में ये देखने को मिलते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर मतलब बेटा जो आग बुझाते हैं ना, उसे हम बोलते हैं फायर एक्सटिंग्विशर। तो अब हम जानने की कोशिश करेंगे वॉशिंग सोडा के बारे में। तो वॉशिंग सोडा का सोडियम कार्बोनेट है ना, आपने देखा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा देखा ना, इसमें सोडियम कार्बोनेट और 10 मोलिक्यूल ऑफ किसका, वाटर का, बस ये आपका बन गया क्या, वॉशिंग सोडा। सिंपल सी बात है। रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव्स वॉशिंग सोडा
मतलब इसको मैंने सोडियम कार्बोनेट को क्या कर दिया, रिक्रिस्टलाइज कर दिया, तो हमें क्या मिल गया, वॉशिंग सोडा मिल गया। ये कैसा होता है, बेसिक सोल्ट होता है। तो सोडियम देखो सोडियम कार्बोनेट को मैंने 10 मोलिक्यूल वाटर के साथ रिएक्ट कर दिया तो हमको क्या मिल गया, वॉशिंग सोडा मिल गया। आया समझ में बेटा। तो इसका यूज़ कहाँ पे इसका यूज़ कहाँ होता है देख लेते हैं हम। इन ग्लास फैक्ट्रीज में आपको देखने को मिलेगा, सोप इंडस्ट्री में, पेपर इंडस्ट्री में, इन जगह आपको देखने को मिलेगा। बोरेक्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है, वहाँ पे भी देखने को मिलेगा। आपके घरों में बर्तन वगैरह धोते हैं, क्लीनिंग एजेंट का काम करता है ना, फॉर डोमेस्टिक पर्पसेज, फॉर रिमूविंग द परमानेंट हार्डनेस ऑफ अ वाटर। जो परमानेंट वाटर होते हैं ना, जिनकी हार्ड वाटर होते हैं ना, उनकी हार्डनेस को रिमूव करने के लिए भी इसका यूज़ होता है। अब हम जानने की कोशिश करेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो अभी तक आपने ऑलरेडी 4 डिस्कस कर लिए है ना। एक आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड डिस्कस कर लिया, फिर उसके बाद आपने बेकिंग सोडा, फिर बेकिंग पाउडर, फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, फिर वॉशिंग सोडा, ये सारी आपने अच्छी तरीके से डिस्कशन कर लिया है। अब हम आ जाते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस पे। प्लास्टर ऑफ पेरिस का दूसरा नाम है बेटा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमीहाइड्रेट मतलब आधा पानी। तो यहाँ पे देख रहे हो हाफ मोलिक्यूल ऑफ वाटर, तो कैल्शियम सल्फेट प्लस हाफ मोलिक्यूल ऑफ वाटर, तो इसे हमने बोल दिया कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, आधा मोलिक्यूल ऑफ पानी, तो ये हो गया हेमीहाइड्रेट। तो ये एकदम सिंपल नाम है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ये चीज़ें क्लियर हो गई आपको। अब हम आ जाते हैं ऑन हीटिंग जिप्सम। जिप्सम जिस सीमेंट में फैक्ट्री में भी काम आता है, जिप्सम को हम हीट करते हैं तो जिप्सम ये होता है हमारा कैल्शियम सल्फेट, 2 मोलिक्यूल ऑफ वाटर होता है। तो इसको हीट करते हैं कितने, 373 बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर। तो इसमें क्या होता है, अपना वाटर का मोलिक्यूल जो होता है लूज हो जाता है और बिकम ये क्या बन जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। मतलब जिप्सम को आप खूब हीट कर दो 373 केल्विन पे, तो आपको क्या मिल जाएगा, POP आपको मिल जाएगा। इट इज़ अ वाइट पाउडर एंड नॉन मिक्सिंग विद वाटर, इट चेंजेस टू जिप्सम। ये वाइट पाउडर है और ये वाटर में मिक्स नहीं होता और ये जिप्सम में चेंज हो जाता है। जैसे ये देखो आप, सिंपल सी बात है, अगर इसमें आप पानी के साथ मिलाओगे तो ये क्या बन जाएगा, जिप्सम आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। तो देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस को अगर पानी के साथ मिक्स कर रहे हो तो आपको क्या मिल जाएगा, सिंपल जिप्सम मिल जाएगा। तो ये आपने देख लिया। अब इसका यूज़ कहाँ पे होता है, डॉक्टर यूज़ करते हैं। अगर हड्डी वगैरह तो टूट गई हो तो आपको पता ही है, बोलते हैं वो प्लास्टर चढ़ेगा, तो वही होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो फॉर मेकिंग अ टॉयज़ वगैरह बनाने के लिए, डेकोरेशन करने के लिए, और मेकिंग अ सरफेस को स्मूथ करने के लिए, ये सारी चीज़ें के लिए हम किसका यूज़ करते हैं। तो आपको पता चल गया बेटा POP का, प्लास्टर ऑफ पेरिस का, जिसे हम बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ये आपको ध्यान में रखना है। अब एक होता है वाटर क्रिस्टलाइजेशन, इसको हम समझते हैं। इट इज़ अ फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन अ वन फॉर्मूला ऑफ यूनिट सोल्ट। मतलब एक यूनिट सोल्ट का जो फॉर्मूला है ना, उसमें फिक्स्ड होते हैं कि क्या, वाटर मॉलिक्यूल। मतलब वाटर मॉलिक्यूल क्या है, फिक्स्ड है, किसमें, एक यूनिट सोल्ट में। आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे देखो आप कैल्शियम सल्फेट 5 मोलिक्यूल ऑफ वाटर। देखो अब यहाँ पे कितने मोलिक्यूल फिक्स हैं, 5 वाटर के मोलिक्यूल फिक्स हैं। सोडियम कार्बोनेट, ये अभी हमने देखा था ना, किसका, ये वॉशिंग सोडा है, बेकिंग सोडा है, क्या है बताया बेटे, ये आपको खुद ही बताना है। सोडियम कार्बोनेट 10 मोलिक्यूल ऑफ वाटर, यहाँ पे 10 क्या दिख रहा है आपको, 10 फिक्स वाटर मोलिक्यूल है। अब जिप्सम, ये भी हमने डिस्कस किया, कैल्शियम सल्फेट, यहाँ पे 2 मोलिक्यूल ऑफ वाटर आपको देखने को मिल रहा है। तो इसी हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जहाँ पे वाटर के जो मोलिक्यूल है ना सॉल्ट में फिक्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमने अच्छी तरीके से डिस्कस कर ली बेटा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछो। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन एंड आंसर दिए हुए हैं। देखो क्वेश्चन एंड आंसर तो मैं आपको अच्छी तरीके से डिस्कस नहीं कर पाऊँगा, लेकिन हाँ, अगर फिर भी आप चाहते हो कि मैं सारे क्वेश्चन आंसर अच्छी तरीके से डिस्कस करूँ तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो और लाइक करो। तो हम 1-2 क्वेश्चन थोड़ा रीड कर ही देता हूँ मैं आपके लिए। तो टू प्रोटेक्ट डिके वी आर एडवाइज टू ब्रश आवर टीथ रेगुलरली, है ना। द नेचर ऑफ टूथ पेस्ट यूज, टूथपेस्ट का कैसा नेचर होता है, तो मैंने बताया था बेसिक होता है ना। द कंपाउंड एक्स इज एक्वा सोल्यूशन टर्न रेड लिटमस, रेड लिटमस में कन्वर्ट हो जाता है, रेड लिटमस से किसमें, ब्लू लिटमस में कन्वर्ट हो जाता है। तो आइडेंटिफाई वाई, कोई एक्स कंपाउंड है उसमें आपने वाई डाला तो वो रेड से ब्लू में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो क्यों हो जा रहा है, तो ये आपको बताना है। तो क्या डालोगे, एसिड डालोगे या बेस डालोगे, आपको बताना है। विच इज़ द स्ट्रॉन्ग एसिड, पीएच जिसका 7 है या पीएच जिसका 2 है। ऑब्वियसली बात, जितना पीएच कम होगा उतना स्ट्रॉन्ग एसिड आपका बनता चला जाएगा। मैंने बताया 7 से कम होगा तो स्ट्रॉन्ग
जितना कम होगा 1 तक जाएगा तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और जितना बढ़ेगा वो क्या हो जाएगा, बेसिक होता चला जाएगा। देखो व्हाट हैपन व्हेन द क्लोरीन इज पास्ड ओवर द ड्राई स्लैग्ड लाइन। क्लोरीन को हम जब पास करते हैं ड्राई स्लैग्ड लाइन पे तो क्या होता है, ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये देखो पूछा हुआ है बार बार आपसे। तो ड्राई HCl स्लैग्ड लाइन तो नहीं बेटा, ये क्लोरीन तो, हाँ क्लोरीन ही था, हाँ ठीक है क्लोरीन है। तो मिल्की कुछ बताया था ना मैंने, ऐसा कुछ आपको ध्यान में रखना है। अब ड्राई HCl गैस डज नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई ब्लू लिटमस पेपर। वाई? ड्राई HCl गैस डज नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई ब्लू लिटमस पेपर। क्यों ऐसा, ये आपको बताना है। अब कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स आपको बताया। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस का मैंने अभी बताया बेटा, चलो मैं बता ही देता हूँ आपको। क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट आपका हाफ मोलिक्यूल ऑफ वाटर, है ना, यही तो बताया था ना, हेमीहाइड्रेट। न्यूट्रल सब्सटेंस हैव pH 7, ये भी मैंने बताया आपको। गोल्ड कैन बी डिजोल्व इन, गोल्ड किस में डिजोल्व हो सकता है, ये भी आपको बताना है। कॉमनली यूज्ड एंटासिड MgOH2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मैंने बताया ना, जो इनो की तरीके से यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने अच्छी तरीके से डिस्कशन कर ली है। अब आपको क्या करना है, इस सेंटेंसेस को मतलब क्या करना है, रिएक्शन करना है इनका अच्छी तरीके से। तो ये देखो कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ, क्लोरीन के साथ, मतलब एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हो, मेटल को आप बेस के साथ रिएक्ट कर रहे हो, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहे हो। तो आपको रिएक्शन बेटा कंप्लीट करनी है। अगर आप ये रिएक्शन कंप्लीट कर पा रहे हो तो आप समझ लो आप अच्छी खासी तैयारी आपकी चल रही है। अब हम आ जाते हैं, आपने ये लेक्चर पूरा अच्छी तरीके से सुना है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे भी देखते हैं कुछ फॉर्मूला है बेस और एसिड। अमोनियम क्लोराइड, तो ये तो इसमें कौन सा एसिड डाला आपने, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है, बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। आप इसको एक बार करोगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सा एसिड है जो स्टिंग में प्रेजेंट होता है। अभी मैंने बताया था बेटा, मिथनॉल कुछ बताया था मैंने, आप ध्यान में रखना आप उसे। एसिड के बारे में आगे चैप्टरों में अच्छी तरीके से डिस्कशन करेंगे, सभी एसिड्स के आपको अच्छी तरीके से नाम पता चल जाएंगे। और बाकी क्लास 9th में भी मैंने बहुत सारे एसिड आपको ऑलरेडी बता दिए, टार्टरिक एसिड, लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड, ये सारे एसिड मैंने बताए थे आपको। चींटी डंक काटती है तो कौन सा एसिड निकलता है, और फिर आपके ये क्या नाम है, बीज डंक काटती है तो कौन सा एसिड निकलता है, ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखी है बेटा। व्हाट हैपन व्हेन द एग शेल इज एडेड टू द नाइट्रिक एसिड। देखो नेम द सॉल्ट विच डज नॉट कंटेन वाटर क्रिस्टल, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। कौन सा सॉल्ट है जिसमें वाटर क्रिस्टलाइजेशन आपको देखने को नहीं मिलता, वाटर का मॉलिक्यूल देखने को नहीं मिलता। तो आप बता सकते हो बेटा कौन सा सॉल्ट है। अभी आप, मैंने 5 सॉल्ट डिस्कस किए ना, तो आपको भी बताना है उनमें से एक। तो नेम 2 कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ बेकिंग पाउडर। 2 कॉन्स्टिट्यूंट कौन से, जब निकलता है बेकिंग पाउडर का रिएक्शन होता है तो 2 कॉन्स्टिट्यूंट मैंने ऑलरेडी बताए हुए थे। तो अब बेटा अब इतना ही करते हैं, बाकी तो मैंने आपको बताया। आपको अगर क्वेश्चन एंड आंसर पूरे चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेरे से कमेंट करके बोल सकते हैं, और मैं क्वेश्चन आंसर पूरे सॉल्व करूँगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और अगर कोई भी डाउट है तो बेटा मैं आपके सारे डाउट सॉल्व करूँगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।